सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अप को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के एनसीईआरटी के बुक्स क्लास 7 से पढ़ेंगे। देखिए, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें टोटल 18 लेसन है, जिसमें फर्स्ट है पादपों में पोषण, सेकंड है प्राणियों में पोषण, थर्ड है रेशों से वस्त्र तक, फोर्थ ऊष्मा, अम्ल, क्षारक और लवण, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, पवन, तूफान और चक्रवात, मृदा, जीवों में श्वसन, जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समग्र, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, प्रकाश, जल एक बहुमूल्य संसाधन, वन हमारी जीवन रेखा, अवशिष्ट जल की कहानी। तो ये पूरे 17 लेसन 18 लेसन है और इससे पूरे संबंधित एक वीडियो में तो संभव नहीं है बनाना, इसलिए इसमें करीब 4 पार्ट बनेंगे। तो 4 वीडियो में टोटल साइंस के हो जाएंगे। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरा यह मानना है कि शुरुआत में जब हम ए को नहीं जानेंगे और बीच में एम एन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें, या जेड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पूरी तरह से सही जानकारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप मेरी पहली वीडियो को देखिए, पहले लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन तक फर्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा। जब इन्हें पढ़ेंगे और सेकंड जब पार्ट आएगा तो आप सेकंड पार्ट को पहले पढ़ने के बाद सेकंड को पढ़ेंगे, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपको सभी बातें समझ में आएगी। क्योंकि मैं इसमें काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन डालती हूँ। बार बार यही कहूँगी कि जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं टोटल वही ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं और नहीं वही क्वेश्चन होंगे। मैं जितने क्वेश्चन बीच में जो एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसमें जितने क्वेश्चन दूंगी वो आप सुनेंगे तो उससे कई सारे क्वेश्चंस और बनेंगे। जैसे अगर टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं तो 150 तो क्वेश्चन अगर आप टोटल को सुनेंगे तभी 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें, हमारी वीडियो को 2-3 बार कम से कम ज़रूर देखें, तभी आपके सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल पाएंगे। और जो कुछ नहीं समझ में आए उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज आप लोग के साथ हूँ। आप लोग को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, और आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई भी बातें पढ़ाई संबंधी आपको जाननी हो तो आप उसके ज़रिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, बस मैं यही कहूँगी कि आप खूब मन लगाकर स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि सीटेट बहुत नज़दीक आ चुकी है और तुरंत चुनाव के बाद बिहार टेट भी निकलेंगे और +2 ये सभी के एग्ज़ाम, हाई स्कूल सभी के निकलेंगे, टेट एग्ज़ाम, तो स्टेट एग्ज़ाम ये सब निकलते रहेंगे। तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें और बहुत कम समय बचा है, इसलिए पूरी तरह से आप मन लगाकर पढ़ाई शुरू करें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाकर आपको देते रहूँ। तो एक बार फिर कहूँगी, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि पार्ट बाय पार्ट आपको सभी कुछ मिल सके और आप उसे देख समझ सके। तो चलिए पहले लेसन से हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। तो इसमें देखिए कथन लिखे हुए हैं 1 और 2। कथन वाले में क्वेश्चन ज़्यादा डालती हूँ इसलिए, ताकि कथन को आप इसे पढ़कर आप सही समझ पाएंगे, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी उसकी तो मैं ये जो टेट स्पेशल है वीडियो में मैं सभी का डिटेल्स बता देती हूँ। तो ये देखिए कथन 1 और 2 को आप पढ़िए। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको जो होता है स्वपोषी, उसके बारे में उसकी परिभाषा आप जान गए। और जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर कथन 2 परिभाषा दी हुई है कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में, तो इनके बारे में कह रहा है कि सही उत्तर चयन करें। तो इसके बारे में आपको पास 5 सेकंड का टाइम है, आप बताइए।
इसका देखिए, इसका सही जवाब है 1 और 2। तो इस प्रकार से ये दोनों जो कथन है ये दोनों सही है। इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं कि उपयुक्त जी ये दोनों कथन है ये तो सही हो गए, और क्यों है इसके बारे में बता दूं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते, इसलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। और जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो है पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते, इसलिए इसे विषमपोषी कहते हैं। तो ये इसके डिटेल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए इसके बारे में आप बताइए। ये देखिए इसके बारे में, पत्ता, तना, जड़, शाखा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब है, 5 सेकंड के अंदर आपको टाइम आंसर देना है। ये देखिए आपने टिक लगा ली होंगे, मैं इसका सही जवाब बता दूं, ये केवल 1 होगा। ये क्यों होगा इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल्स बता दूं कि जो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषित पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कही जाती है। तो बिल्कुल सही है और करीब हम लोग सभी इस बात को जानते हैं। और जो ये मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचती है, इसी कारण पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ इसे कहा जाता है। किसे? पत्ता को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब आप लोग सभी इसका सही जवाब देंगे। ये देखिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब बता दूं, ये देखिए डी होगा, क्योंकि इसमें सभी होंगे। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद से संश्लेषित करते हैं। ये खाद संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आज जैसे क्वेश्चन बना प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो मैंने प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है तो ये चारों हैं, और इसके बारे में क्यों आवश्यक है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए कथन 1 और 2 है। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। दूसरा कथन है, पत्तियों के अलावा पादपों की दूसरे हरे भागों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। उपरोक्त दोनों कथन में से कौन सा सही है? यहाँ सही पूछ रहा है। इसका सही जवाब मैं बता दूं, ये 2 होंगे। केवल जो पत्तियों के अलावा पादपों में दूसरे हरे भागों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार से ये दूसरा कथन सत्य है। तो उसके बारे में जब तक आप पूरा नहीं जानेंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि क्या पादपों के हरे भागों या हरे तनों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? तो अगर आपको ये पूरी तरह से इंटरनल जानकारी मालूम होगी तो आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के दिया जाएगा, आप बना लेंगे। और मेरा बस यही एम रहता है कि आप मेरी ऑडियो वीडियो में इसलिए इतना एनर्जी वेस्ट करके बोलती हूँ, स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, क्योंकि ऑडियो और वीडियो से पढ़ी हुई बातें बहुत याद रहती है, बहुत काम करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, ये कथन इसलिए मैं देती हूँ, मैं बार बार करूँ कि हाँ सही है, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। कथन होने से आपको परिभाषाएं कौन सी सही है और कौन सी गलत है वो भी पता रहेगा, क्योंकि बीटेट यूपीटेट ये सब तो क्वेश्चन सीधे पूछते हैं, लेकिन सीटेट का एक रूल है कि उसमें क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया होता है
और 2 क्वेश्चन के आंसर करीब करीब पूरे सही रहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जो सबसे अति उत्तम जिसके आंसर आएंगे उसी पे आपको टिक करना होगा। इसलिए आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्शन करते हूँ ताकि सीधे क्वेश्चन आएंगे तो आप बना ही लेंगे, लेकिन सीटेट के अनुसार क्वेश्चन आएंगे घुमाकर तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देती हूँ पहले आपको। इसका सही जवाब है केवल 2। ये क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो कथन 1 है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए भी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वे विषमपोषी कहलाते हैं। जैसा कि मैंने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बारे में आपको बताया है। तो विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वे पादप परपोषी कहलाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तन करके मृदा में नियुक्त कर देते हैं, जिसे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशेषित कर देते हैं। ये बातें सेकंड वाले में मिल रही है, इसलिए पादपों में जो मृदा है वो उपस्थित जो होती है मिट्टी, वो नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त होती है। ये कथन सही है। इस प्रकार से ये इसके सही आंसर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं? बताइए, आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा किन के फ्रेंड्स ने इसके सही जवाब दिए हैं। मैं इसका आंसर भी बताऊंगी और डिटेल्स भी बताऊंगी। चलिए, पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं घटपर्णी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं ये क्या है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप को कीटभक्षी कहते हैं। ये जो घटपर्णी है यह बीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीट पक्षी पादप के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए विचार करना है। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध कहलाता है। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत, यहाँ दूसरा कथन है, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहलाता है। यहाँ ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है यह पूछना आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको सहजीवी, जिसे हम ये भी बता दूं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और दूसरा है मृत जीवी पोषण जिसे हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये दोनों इसके इंग्लिश नाम हैं और हिंदी में इसके बारे में इसे सहजीवी संबंध और मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो इन कथनों के बारे में सत्य खोजना है, ये दोनों कथन में से कौन। तो ये देखिए जो है पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे से के साथ बांटते, ये सही है। सहजीवी के यही उदाहरण है, परिभाषा है। और ये जो दूसरा कथन है ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसके आंसर सी दोनों सही होंगे। ये क्यों होंगे इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जो कुछ जीव जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास में भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। ये तो कथन लिखा है इसलिए भी सही है। और दूसरी बात है कि किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से भोजन प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक जो है मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे ये वही क्वेश्चन एक बन रहा है जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं है कि कवक किसके उदाहरण है। तो कवक मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचन रसों का श्वास करते हैं जिससे ये विलयन में
परिवर्तन हो जाता है। कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो ये कुछ बातें इसके बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? ये देखिए यहाँ पर आ गए आपको सहजीवी के। अभी मैंने आपको मृतजीवी के उदाहरण बताए थे, तो इस प्रकार से यहाँ ये आपको सही बता देना चाहिए। इसके उदाहरण कौन है? ये 4 आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। आप इसे सही जवाब दीजिए। इसके सही जवाब है सी। 1 और 4 जो है शैवाल और कवक, और ये पादप और जीवाणु ये सहजीवी के उदाहरण है। ये क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास जिसे कहते हैं, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश के संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब चलते पादप और जीवाणु के बारे में। तो पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का ही उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। तो ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको जाननी बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं सभी के बारे में बताती हूँ। ये हमारे दूसरे चैप्टर प्राणियों में पोषण से शुरू होता है। स्टारफिश जैसे तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन 2 आपके सामने दिख रहे हैं, आप इसके जवाब दीजिए। ये देखिए, इसकी जो कथन है दोनों, इसका हार, ये दोनों सही है। मैं थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करूँ क्योंकि चाह रही हूँ कि कम से कम एक वीडियो में 4 लेसन को मैं कवर कर लूँ। तो मैं बोल नहीं रही हूँ, जिसे समय चाहिए कथन को पढ़ने के लिए वो पॉज कर पढ़ ले। मैं बस इतना बता देती हूँ कि ये जो दोनों कथन है सही है। तारा मछली भोजन के सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है। ये कैल्शियम की कार्बोनेट के कठोर कवक वाले जंतुओं का आहार करती है। कवक खोलने के बाद अपने मुख में आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो ये इसके बारे में कुछ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए, पादप तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी कथन है, मैं कथन इसलिए बार बार कह रही हूँ कि डाल रही हूँ, इससे आपको सारे बातें क्लियर, किसकी परिभाषाएं बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ फोकस करने की, यहाँ मैंने असत्य को फोकस किया। क्वेश्चन में असत्य पूछा है, तो इस बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये आप क्वेश्चन को पढ़ें, कथन को पढ़ें और इसमें ढूंढें असत्य कौन है। तो इसमें असत्य ये देखिए केवल एक ही है। जो पादप रस सरल पदार्थों को जटिलता से बनाता है, जो पाचन में सहायक होता है। ये गलत है। ये क्यों गलत है ये मैं बता दूं, क्योंकि पाचन जो है, पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियों को मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? अभी असत्य थे, ये सत्य पर आ गए हैं। क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सी टेट में, यूपी टेट, बी टेट में पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 3, आप इसे ध्यान से पढ़ें। मैं इसका सही जवाब बताती हूँ। इसके कथन जो है ये 3, इसमें 1 और 3 ये सही है। क्यों सही है ये मैं बता दूँ कि जो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों बातें सही है। यकृत पित्त में रस श्वासित नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि यकृत पित्त रस में श्वास करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूमिनेट
अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये देखिए सही, यहाँ पे कथन 1, 2, 3 आपके सामने दिए हुए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ें। ये कथन पूछा है सत्य, तो ये सही जवाब है इसके। ये तीनों कथन सत्य है, ये तीनों जो कथन है ये इसके बारे में सत्य है। इसके बारे में मैं बता दूं कि घास वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को जुगाली करना कहते हैं ना कि जुगाली कर रहा है जंतु को हम लोग देखते हैं तो, तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण ये घास नहीं खाते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए अमीबा के संबंध में करना है। आपके पास कथन 3 दिख रहे हैं। ये कथन देखिए, ये 1, 2, 3 है। इसमें सही पूछा गया है, तो आप इसे देखिए। इसके सही जवाब हैं, ये तीनों कथन जो है ये सही है। ये देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अमीबा के संबंध में जो ये कथन दिए हुए ये सभी सही है। यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक ध्वनियाँ उपस्थित होती हैं। ये देखिए, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। यहाँ अंक दिए हुए हैं और ABCD ऑप्शंस में इसे मिलाना है। ये देखिए, ये जो आमाशय है इसे पहले नियम यही है कि आप इसे इस तरह से मिला लें। ये अम्ल का निर्मोचन है। और सेकंड जो है छोटी आंत का क्या काम है? ये देखिए, छोटी आंत पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। और बड़ी आंत का क्या काम है? ये देखिए, तो ये जल अवशोषण करना बड़ी आंत का है। और यकृत जो है ये बच गए, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का ये काम कर। तो ये देखिए, ये जब यहाँ पर जिस ऑप्शन से आपके मिलेंगे वही इसके सही जवाब आएंगे। तो ये देखिए, आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसका सही जवाब है ये। देखिए, इसके बारे में बता दूं कि ये जो कूट में सभी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको बता दूं। आमाशय का आंतरिक स्तर जो है वह श्लेष्मल जिसको बोलते हैं पेप्सिन, यह हाइड्रोक्सिल अम्ल तथा पाचक रस श्वसित करता है। यह पेप्सिन जो है यह आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय अम्ल जिसे एसिड कहते हैं बनाता है, जिसके पाचक रसों का क्रिया करने की सहायता मिलती है। ये रेशों से वस्त्र तक ये तीसरे लेसन से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं में प्रायः किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। और ये सेकेंड कथन है और ये थर्ड है। तो आप इसे ध्यान से इसके बारे में कथनों को पढ़ें और इसका सही जवाब बताएं। मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। सही जवाब है इसका। ये कथन जो है सही पूछ रहा है। ये देखिए सही। तो ये तीनों कथन
आप पढ़ेंगे और इसे समझिए। ये तीनों कथन सही है। क्यों सही है ये मैं आपको बता दूं कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इसमें से रेशे के फाइबर रेश कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम कीट रेशम की कताई करके कोकून बनाते हैं। कोकूनों से रेशम को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है। उनके रेशे भेड़, बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कुछ इससे रेशे के संबंधित जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित ये देखिए कथनों में कौन से कथन सत्य नहीं है। इस टाइप के फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आएंगे। सीटेट, बीटेट, यूपीटेट ये सब में बहुत इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में तो खास करके, क्योंकि सभी जानते हैं एग्ज़ाम जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम देने आए वो पढ़ाई कर कर आए। तो उस समय एग्ज़ाम के समय सिर्फ आपकी किताबी ज्ञान की मतलब टेस्ट नहीं होता। उस समय आप किस तरह से उस सिचुएशन में आपका माइंड कितना काम करता है उसका टेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना होगा, पूरे बैलेंस बना करके, अपसेट नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स होकर के आंसर देना। और क्वेश्चन को 1, 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक एक नंबर हमें पास की ओर बढ़ाता है और एक एक नंबर हमें फेल की ओर बढ़ाता है। तो इन सब बातों पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा यही कहते रही हूँ कि मैं अपने स्वयं के अनुभव को भी आप लोगों के बीच शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग से किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना न रह जाए। क्वेश्चन मैं बार बार आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ऑप्शंस भी आपको दिखा रही हूँ, आप इसका आंसर चूज करें। मैं बता देती हूँ, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए किस तरह से आपको घुमा दिया गया। सही उत्तर का चयन कीजिए और यहाँ पूछ दिया कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपके साथ क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। आप इसे सही जवाब में इसका बता दूं केवल 3 है। ये क्यों है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियां के त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार से कथन 1 और 2 तो सही है, ये केवल 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करने कहा गया और 1-2 क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर विचार कीजिए और इसके सही आंसर देखिए। तो जब आप इसके कथनों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही कथन सत्य है। ये इसके करेक्ट आंसर है। क्यों है ये भी मैं बता दूं कि देखिए रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और रेशम फाइबर प्रोटीन जो है, रेशे जो है प्रोटीन से बने होते हैं। अतः इस प्रकार से ये दोनों कथन सही है। भारत में रेशम उत्पादन से समृद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट पालन कोकून से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं न तो वे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, तो मेरी बोली हुई बातों को भी आप ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन हूबहू नहीं आएंगे। जो मैं कहूँगी बहुत हद तक संभावना रहेगी कि उन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाए। तो आप सुने रहेंगे ध्यान से, तो आप के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और सही आंसर आप देकर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे सही पूछा है और कूट में भी कह रहा है कि इसके सही उत्तर देने। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन रहेंगे तो आपको जो सही है वही देना है। ऑप्शंस आपके सामने 1 और 2, आप इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और इसका सही जवाब है ये दोनों ही कथन सत्य है। ये क्यों सत्य है मैं वो बता दूँ थोड़ा, क्योंकि रेशम का मृद रेशा जिसे सूत्र कहते हैं स्टील के तार जितना मजबूत होता है।
कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता जा रहा है। आप सोचिए, रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे के से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। ये फ्रेंड कुछ थे रेशम से संबंधित क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैंने पूरे 3 लेसन को कवर करते हुए कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिए हैं और अपनी बोली के माध्यम से कई इंटरनेट बातें को डिटेल्स भी आपको दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले फिर 3 या 4 पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स। हाँ, जिन लोगों ने अगर वीडियो देखना शुरू कर दिया होगा और सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो वंस अगेन एक बार फिर कह रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता जाए। आपको समझने में सब आपको ही आसानी होगी फ्रेंड्स। आप पढ़ेंगे तो सिर्फ फ़ायदा आपको ही होगी, आप सुनेंगे तो आपको ही होगी। क्योंकि मुझे क्या, मैं तो वीडियो बना दी, यूट्यूब पर डाल दी हूँ। जितने लोग पढ़ेंगे वो लाभ प्राप्त करेंगे। मैं तो ज्ञान को बांटना बहुत अच्छा समझती हूँ। इससे मेरा भी कोई नुकसान नहीं, मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में 4th लेसन से चलेंगे हम लोग।